नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाएं तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज हम एचसीएस पे बात करेंगे, डेंटल सर्जन पे बात करेंगे, दूसरे पहलू पे बात करेंगे। अब तक हम करप्शन पे बात कर रहे थे, वो भी करेंगे। उसको नेक्स्ट प्रोसेस फेयर कैसे हो उसके लिए भी मैं सुझाव दूंगी। साथ ही हम बात करेंगे एचपीएससी को हम क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या क्या पीछे गड़बड़ रही वो, और एक मार्मिक एंगल जो सच में अपने हार्डवर्क से ये क्लियर करके आए थे, उनके बारे में बात करेंगे। सत्यवान धोलू राम राम, दीप मोहन नमस्ते, सौरभ बडेसरा इवनिंग, गुड इवनिंग, राजेश मान नमस्ते, अरविंद चौधरी मैम, क्लर्क के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का क्या होगा? क्लर्क के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मैं आपसे कुछ हाइड नहीं करूंगी। जो भी बॉर्डर लाइन पे कैंडिडेट्स रहे होंगे उस समय, उनके बाहर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो लोग लिस्ट से बाहर आएंगे और बाकी जिन लोगों के ज़्यादा मार्क्स बनते होंगे वो लिस्ट में अंदर जाएंगे और नई वेटिंग लिस्ट बनेगी। ये ऐसे होगा। मैं आपको कोई अच्छे ख्वाब नहीं दिखाना चाहती, कुछ नहीं बोलना चाहती। असल प्रोसेस ये रहेगी। 99% मैं इसके ऊपर श्योर हूँ, 1% एनीथिंग कैन हैपन। राजेश मान नमस्कार, सौरभ, शालू सोनी नमस्ते, सौरभ यादव। और नए कैंडिडेट्स ऐड होंगे या नहीं एचसीएस में? एचसीएस स्टैंड्स कैंसल्ड। और नए कैंडिडेट्स का जहां तक मतलब जो आप चाह रहे हैं कि नए फॉर्म भरे जाएं, वो उन्होंने अपने कैंसलेशन ऑर्डर में लिखा है कि नए लोग नहीं लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा मोस्टली हर एक रिक्रूटमेंट के साथ ही लिखते हैं और कहते हैं, तो इट इज़ वेरी, ये है भी नहीं, इशू है भी नहीं। नए कैंडिडेट्स इवेंचुअली ऐड कर लेंगे, आई बिलीव। नहीं भी वो कोर्ट से हो जाएगा, तो वो कोई बड़ा इशू है भी नहीं है। राकेश फोगाट राम राम, सुरेश चंडेला राम राम, सत्यवान धोलू मैं ये कवर कर चुकी हूँ भाई। संदीप मलिक राम राम, समीर वर्मा, सफीदों से मैडम जी, एक मुकेश सर का हुआ था जी, बहुत मेहनत करके एचसीएस बहुत रोया जी वो। भाई पता है क्या, आज हम इसी मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का एक्चुअल में हार्डवर्क करके ये सिलेक्शन हुआ था, जिन्होंने दिन रात की मेहनत करी थी, कट ऑफ कोई कम नहीं थी, इतनी ऊपर गई थी, उन लोगों ने सफर किया। उन लोगों ने 6-7 महीने मेंस की तैयारी करी, सब कुछ है, एग्जाम क्लियर हो गया, सारी चीजें हैं, एंड देन एग्जाम स्टैंड कैंसल्ड। तो वो लोग क्या करें और क्या करना चाहिए, या उन पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। समीर वर्मा पढ़ लिया मैंने। प्रदीप दलाल, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम क्यों नहीं होते हरियाणा में? नमस्कार जी। फॉरेस्ट हरियाणा में कम है काफ़ी, यदि आपने पढ़ा हो, और लेकिन एग्ज़ाम होने चाहिए, तो ये भी एक इशू है। और मेरे ख्याल से फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम बीच में इंक्लूड करने की कह रहे थे एचसीएस में। लेट्स सी क्या रहता है उसका। संतलाल ढींडवाल नमस्कार। विकास बेरवाल मैम, पीजीटी के बारे में कुछ न्यूज़ है? शिक्षा जगत के बारे में ये लोग सोच ही नहीं रहे हैं न्यूज़ क्या है। तो शिक्षा के लिए तो हमें एक अलग से आंदोलन करना पड़ेगा, जो मेरे माइंड में चल रहा है कि शिक्षा जगत के लिए प्रॉपर एक अच्छे तरीके से आवाज उठानी पड़ेगी। अदरवाइज ये लोग सोए पड़े हैं, ये लोग शिक्षा के बारे में जागरूक ही नहीं है, शिक्षकों के बारे में जागरूक नहीं है, स्कूलों के बुरे हालात हो चुके हैं। सरकारी स्कूलों में बुक्स नहीं आ रही हैं, मतलब क्या पढ़ाएं वो लोग? टीचर्स नहीं हैं कि स्कूलों में खाली पड़े हैं टीचर्स, फिर उसके बाद कहेंगे कि बच्चे नहीं आते। टीचर नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे? दीपक नंबरदार नमस्कार। कुलदीप कटारिया, एक्स ग्रेशिया की जो पॉलिसी है उसमें जो फैमिली की डेफिनेशन है उसमें मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं है, प्लीज उसे अमेंड करवाओ। ये इशू क्या है, ये इशू पहले जानना है। सौरभ यादव, थैंक यू मैम। जुलाई में पेपर होने के कितने परसेंटेज चांसेस है, ये भी बताना। इन्होंने लिखा है जुलाई में, तो हम मान के चलते हैं जुलाई में ही होगा। अब वो होगा या नहीं होगा उसके बारे में मैं आई कैन नॉट कमेंट अपॉन इट। होने को तो अब पंचायत के चुनाव भी बोल रहे हैं होंगे, तो सीईटी का भी बीच में अधर में लटक गया कि हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी तक सीईटी का सिलेबस भी नहीं आया, सो वी डोंट नो, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। हमें यकीन करके चलना पड़ेगा, यही चीज है हरियाणा में। तो हरियाणा में सुधार कैसे हो? सुधार ऐसे होगा कि हम लोग जागरूक हो गए, हमें मांगे करनी पड़ेंगी ना। सौरभ कुमार, डी नोटिफाइड ट्राइब को लेके भी बात करना मैम, ठीक है।
मनोज सिंह चिरोड़, कुछ के साथ अन्याय तो कुछ के साथ न्याय तो कुछ के साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगता है कि लार्जर अन्याय हो रहा था। ये 1500 का आंकड़ा कहाँ से आया? बेवकूफ नहीं है हिंदुस्तान टाइम्स या अमर उजाला या जो भी न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज मीडिया चैनल्स जहाँ पे खबर चली, तो जिसको आ जाके डिनाई कर देता है कमीशन। न्यूज़पेपर्स वर नॉट दैट स्टूपिड कि अपनी मर्जी से कुछ भी आंकड़ा उठा के और लगा देंगे। तो ये 1500 का आंकड़ा हम ये ना समझे कि हवा में आया है। 1500 के आंकड़ा, वो कहते हैं ना धुआं उठा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी होगी, तो कुछ ना कुछ तो था। तो आई बिलीव कि पूरी की पूरी जो लिस्ट थी वो ऑलरेडी डिसाइडेड थी। तो क्या फायदा उन हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स का ये एग्जाम देने का? उन्होंने अपनी मेहनत से किया, सब कुछ किया, मैं मानती हूँ, मैं उसकी कदर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से। बिलीव करना, हम जितनी बार भी बैठी हूँ इंटरव्यू तक पहुंची हूँ, सिर्फ एक बारी को छोड़ के, तो मैं जानती हूँ कितनी मेहनत लगती है उस चीज में। लेकिन ऐसी प्रोसेस, ऐसे एग्जाम को देने का क्या फायदा जिसकी पहली स्टेज तो क्लियर होगी लेकिन दूसरी और तीसरी का भरोसा नहीं। ये लोग इतने ही पारदर्शी निष्पक्ष हैं तो ये बताना चाहिए ना इन्हें कि इन्होंने कैंसिल क्यों किया। रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए ना, एफएसएल की भी कर दो, विजिलेंस की भी कर दो, सामने आके बता दो कि क्या है गलत क्या है सही, सारी चीजें ठीक कर दो, बात करेंगे इसके ऊपर। खैर मुझे लगता है सेशन ये मनदीप सांगवान मैम जी हरियाणा पुलिस में, मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ। अभी आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बोलना चाहती हूँ। पहले मैं बोल लेती हूँ, फिर मैं आपके 1 बाय 1 क्वेश्चंस ले लूंगी। मुझे एक्चुअली तकलीफ होती है साथ में पढ़ने में और साथ में बोलने में, तो ये है। अभी जितने वो पढ़ लेते हो। विकास मुंडलिया मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर रिक्रूटमेंट शुड बी ऑन रिटन एग्जाम प्लस एकेडमिक बेसिस, नॉट ओनली ऑन एकेडमिक बेसिस। इट मस्ट नॉट बी ऑन एकेडमिक बेसिस। ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे होनी चाहिए। एकेडमिक केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। एकेडमिक्स के मार्क्स भैया पहले बहुत कम आते थे, अब बहुत ज्यादा आते हैं। एकेडमिक्स क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए, इसे हटाना चाहिए। हरिकेश कापड़ो, आप अकेली शेरनी हो हरियाणा में जब। धन्यवाद मेरे भाई। सत्यवान धोलू, सब सिस्टम बिका हुआ है तो क्या करें? हम हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते ना। बिका हुआ है तो इनको बोलते हैं कि हमें पता चल गया बिक रहा है सिस्टम, हमें पता चल गया, हम जागरूक हो गए और हम तो आवाज उठाएंगे और तुम्हें सुधरना पड़ेगा। बस ऐसा एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ ही बिक जाएगा, जितना बचा हुआ है 10% 20% वो भी चला जाएगा। राजा राज, नमस्कार मैम जी। दशरथ खटकड़, यू आर डूइंग मोर देन अपोजिशन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर। चलो स्टार्ट करते हैं। एचसीएस प्रीलिम्स और डेंटल सर्जन की बात जहां तक करें, एग्जाम स्टैंड्स कैंसल्ड। थैंक यू वेरी मच हरियाणा सरकार। लेकिन वन मोर थिंग इज कि आपको इतना समय कैसे लग गया ये रद्द करने में? आपने इतना समय निकाल दिया इसे रद्द करने में, इसलिए बच्चों की ज्यादा हरासमेंट हुई, युवाओं की ज्यादा हरासमेंट हुई। वो लोग असमंजस की स्थिति में रहे कि मेंस होगा नहीं होगा, प्रीलिम्स कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। अब इकट्ठे एकजुट होना पड़ा, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ी। मेंस की वहां बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मतलब दोनों चीजें चले जा रही थी। यहाँ पे मुझ जैसा इंसान, मतलब आपको हर दूसरी पोस्ट में शायद मैं एचसीएस का नाम लिख रही थी और हर एक लाइव में मैं एचसीएस के लिए बोल रही थी। हर जगह पता नहीं कितनी बार मैंने बोला ये चीज। तो वाई सो मच हरासमेंट हरियाणा सरकार? क्यों विजिलेंस की जांच जल्दी नहीं हुई? क्यों ये चीजें जल्दी नहीं हुई? ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं था। 2 ही चीजें देखनी थी कि नागर के साथ किन कैंडिडेट्स ने कांटेक्ट किया, वो कांटेक्ट्स निकालने थे। पहली चीज नागर, अश्विनी, नीरज, दोज हु वर इन्वॉल्व्ड। सेकंड चीज उनके छापों में, उनके जो वो छापे बोल रहे हैं उनकी जगहों पे जिनका नाम लिया वहां पे छापे मारने थे। तीसरी चीज पूरे कमीशन के ऊपर आपको रडार रखना था जो आपने नहीं रखा। और फोर्थ चीज, आपको इनकी कार्बन कॉपीज के साथ इनकी ओएमआर मैच करनी थी। वो पता चल जाता, मिसमैच होते ही उन अभ्यर्थियों के नाम सामने आ जाते। चलिए आपने इतना समय निकाल दिया। अब इसके साथ जो बड़ी संवेदनशील, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बड़ी मार्मिक मेरे को मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, वो ये कि उन अभ्यर्थियों का क्या, उन बेचारे युवाओं का क्या जिन्होंने अपनी मेहनत से ये एग्जामिनेशन क्लियर करे, जिन्होंने सच में बहुत मेहनत करी और इतनी हाई कट ऑफ, इतने भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी उन्होंने क्लियर किया और वो बैठे थे मेंस की तैयारी कर रहे थे। उनके माइंड में मैं जानती हूँ दोनों चीजें चल रही होंगी कि हे भगवान ये एग्जाम हो ही जाए, देखी जाएगी, क्या पता मेरा क्लियर हो जाए, पहली चीज। या फिर दूसरी ये कि अगर ये रिग्ड है तो ये कैंसिल ही हो जाए, दूसरी बार
मैं देखूंगा या देखूंगी और एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो दोनों चीजें चलती रहती है, मैं जानती हूँ। और इस चीज में मैं रिस्पेक्ट करना चाहूंगी मेरे उन बहनों और भाइयों की जिन्होंने बहुत कम अपोज किया मेरा कि मैं यहाँ पे एग्जाम कैंसलेशन की बात कर रही थी। मुझे हालांकि काफी लोगों ने लिखा कि आप ऐसी डिमांड ना करें, लेकिन बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे उन्होंने साथ दिया कि हाँ ये कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि हम भी जानते जो कैंसलेशन मांग रहे थे ना सिलेक्टेड, वो मोस्टली वो लोग थे जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, 4-4, 5-5 साल जिन्होंने इस चीज को दे दिए। तो आप ये सोचें, इतने पढ़े लिखे युवा 3-3 बार, इनमें से कई तो ऐसे 3-3 बार आईएएस का इंटरव्यू तक दे चुके हैं। मेंस तो लिखने वाले बहुत सारे हैं, आईएएस के इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, एचसीएस के इंटरव्यूज तक पहुंच चुके हैं। और यहां पर एक उम्मीद की किरण लिए बैठे थे कि यहां पर क्लियर हो जाएगा, लेकिन नागर के 1 करोड़ रुपए की खबर आते ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। तो ऐसे लोगों की हरासमेंट क्यों हरियाणा सरकार? ऐसे लोग कहां जाएं हरियाणा सरकार? आपको ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। युवा है, उम्र निकलती जा रही है, करियर के बारे में कुछ पता नहीं है, इसी एक चीज को करियर ऑप्शन बनाए बैठे हैं। यूथ खराब और उनका जवानी खराब हो रही है इस चीज में। उनको वो पढ़ के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके भ्रष्टाचार की वजह से, आपके करप्ट ऑफिशियल्स की वजह से सजा किसको मिल रही है? ऑनेस्ट एस्पिरेंट्स को। सजा किसको मिल रही है? जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है, जो या तो बाहर बैठ गया भ्रष्टाचार के चलते, या जिसका क्लियर हो गया था लेकिन उसका एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया भ्रष्टाचार के चलते। तो सजा किसको मिलनी चाहिए थी? करप्ट ऑफिशियल्स को। मिली किसे? जो ऑनेस्ट कैंडिडेट्स थे। ऐसा क्यों होता है हर बार कि ऑनेस्ट कैंडिडेट यहां पर सफर करता है? क्या ये उचित है? ये अनुचित है एक्चुअल में। अब यहाँ पे जो 1500 का आंकड़ा आया, मैं पहले भी बोल रही थी, ये हवा में नहीं आया, कहीं से तो आया होगा। यदि अखबारों ने खुद से छाप दिया और आप कह रहे हैं कि मीडिया की इन रिपोर्ट्स पे हम बिलीव ना करें, तो आप मीडिया की उन रिपोर्ट्स के ऊपर एक्शन लें। आप उनसे पूछें सवाल, उनके ऊपर एक्शन लें और उनसे माफीनामा छपवाएं यहाँ पे, तो हम आप मानेंगे कि हाँ आपने ठीक कहा, आप ठीक कह रहे हो जो भी कह रहे हो। यदि आप सिर्फ ये चाह रहे हो कि बस हमने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि इनके ऊपर बिलीव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है 1500 नहीं थे तो वी वोंट बिलीव इट, वी आर नॉट स्टूपिड। आप चाह रहे हो कि हम ये मान के चले कि हाँ आपने एचसीएस बहुत अच्छे से करवाया, पेपर बहुत अच्छा लिया, यस पेपर बहुत अच्छा था, ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरा, 1 करोड़ के साथ नागर पकड़ा गया। आप ये चाहते रहे कि हम बिलीव करें कि अकेला नागर इन्वॉल्व था, जो कि हम बेवकूफ नहीं है, हम इसमें बिलीव नहीं करते, लेकिन आप चाह रहे हैं हम बिलीव करें। आप आपका वर्जन बताना चाह रही हो और हमारा आंसर इसमें रिप्लाई बताना चाह रही हूँ। तो आप आप चाहते हैं हम केवल नागर को मान के चले, हम नहीं मानते जी। फिर आपने इस पेपर को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, वो नहीं बचा जी। तीसरी चीज, जब आप कह देते हो कि ठीक है पेपर कैंसिल और उसके बाद 2 महीने बाद हम एग्जाम लेंगे और तुम इस चीज में जुट जाओ अब तैयारी करने में, ठीक है हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि एग्जाम आपने क्यों कैंसिल किया और कितने लोग इन्वॉल्व थे। आपको ये चीजें देनी पड़ेगी। ये नहीं होता कि ठीक है पहले में गड़बड़ हुई, वो कैंसिल कर दिया, अब नया। What about the corrupt candidates who were involved in it? उनके साथ आप क्या करेंगे? आप क्यों ना एफएसएल रिपोर्ट और ये विजिलेंस की रिपोर्ट सार्वजनिक कर देते हैं, पब्लिक कर दीजिए ना। पब्लिक इंटरेस्ट का ही मैटर है ना, ये करिए। कोई ऐसा तो है नहीं है कि भाई उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, बचा के रखनी है। क्यों बचा के रखनी है? भ्रष्टाचारी है ना, कर दो रिवील, क्या दिक्कत है? बैन लगा दो इनके ऊपर। वो 5-6 रोल नंबर जो अखबार में लिखे थे, वो नॉर्मल जो कैंडिडेट्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनमें से कई कैंडिडेट्स का नाम तक निकाल लिया बाहर लोगों ने। वो 5-6 रोल नंबर दे सकते हैं, तो जो 1500 रोल नंबर की बात हो रही है, या मैं कहूं 50 ही हो, उनको करो ना सार्वजनिक। क्यों? उनके वो बड़े लोगों के रिलेशंस होंगे उनके साथ, वो अधिकारियों के, नेताओं के बच्चे होंगे या उनके कुछ सगे संबंधी होंगे। करो भैया उनको भी रिवील। जो 5-6 रोल नंबर यदि आप दे सकते हो अखबार में, वो अखबार की कटिंग अभी भी है मेरे पास, तो बाकी 36, 50, 1500 जितने भी उन सब की दो। हमें पहले आपकी ये रिपोर्ट चाहिए और हमें पहले पूरी गंदगी साफ करनी है, उसके बाद आप नई चीज स्टार्ट करें। 2 महीने बाद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, आप करें इस चीज को। और मैं यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी कहना चाहूंगी कि आप भी अब इस जो ये क्या कहते हैं दुख वाला माहौल है, इससे अपने आप को प्लीज बाहर निकालने की कोशिश करें। आई हैव बीन थ्रू इट, मैं इस चीज के भीतर से गुजरी हुई हूं, इसलिए मुझे पता है कि आखिरी स्टेज में जाके यदि आप सच में ईमानदार सच्चे हैं तो आपका क्या पता सिलेक्शन ना होता।
तो क्यों ना हम सब मिलके ये डिमांड करें, क्यों ना इसके लिए आरटीआई लगाई जाए, विजिलेंस को भी लगाई जाए, मधुबन भी लगाई जाए, एचपीएससी को भी लगाया जाए, गवर्नमेंट को भी लगाई जाए, सीएस ऑफिस भी लगाई जाए। मांगते हैं ना इस रिपोर्ट को, क्यों नहीं मांगे? पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है ना, खड़े होते हैं, मांगते हैं। दूसरा, इसमें क्या हो सकता है, आप पूरे आयोग को भंग करें। आपने इनके ऊपर जांच नहीं की और हम नहीं मानते अकेला नागर इन्वॉल्व था। हम कहते हैं कि यहाँ पे तो आपने ना चेयरमैन की जांच करी, ना मेंबर्स की जांच करी, ना किसी की जांच करी, ना कर्मचारियों की, ना अधिकारियों की, किसी की नहीं हुई है। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे दूध के धुले थे। आयोग को भंग करे और प्रूवन इंटेग्रिटी के लोगों को आयोग में लिया जाए, जिनकी इंटेग्रिटी प्रूव्ड है, जो लोग बहुत ईमानदार हैं, बाहर से जिन अधिकारियों को बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उन लोगों को लेकर आयोग बनाया जाए। तब तक यूपीएससी से रिक्वेस्ट की जाए कि वन टाइम मेजर के चलते वो हरियाणा सरकार का एचसीएस का एग्जाम करवा ले। यदि आप सच में चाहते हैं कि आपका ईमानदारी वाली इमेज बनी रहे, निष्पक्षता वाली, बिना पर्ची बिना खर्ची वाली इमेज बनी रहे, तो केवल यही रास्ता है कि दैट यू रिक्वेस्ट यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, टू कंडक्ट हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अंडर वन टाइम मेजर, वन टाइम स्पेशल मेजर के तहत आप ये कर सकते हैं। तब तक आप अपने आयोग को भंग करके नए आयोग का गठन कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से सुझाव रहेगा हरियाणा सरकार को। यदि ये मानते हैं इस चीज को और यूपीएससी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, मैं गारंटी से कह सकती हूं कि सरकार के ऊपर ईमानदारी का जो ये टैग है ना, जो अब तक हम जुमला कह रहे हैं, खर्ची पर्ची के बिना कह रहे हैं, तो यहां ये लग जाएगा दोबारा। आपको सब ईमानदार कहने लग जाएंगे यदि आप ये चीज कर देते हैं। तो क्या ये ऐसा होगा? एफएसएल रिपोर्ट चाहिए, विजिलेंस रिपोर्ट चाहिए, आयोग को पूरा भंग किया जाए ऊपर से लेकर नीचे तक, हर एक को, उनको कहीं और इन्वॉल्व करें, कुछ करें, यहां पे इन्वॉल्व ना करें, इसमें नहीं। जहां बच्चों का भविष्य बन रहा है, जहां बड़े बड़े अधिकारी सिलेक्ट हो रहे हैं, वहां नहीं, और यूपीएससी को इन्वॉल्व करें। ये चीजें हैं। एक सिंसियर कैंडिडेट बहुत ज्यादा सफर करता है भाई, बिना पर्ची बिना खर्ची। 1500 मतलब 1500 का आंकड़ा, इजंट इट सीरियस? गवर्नमेंट, वाई आर यू नॉट इंटरफेयरिंग इन इट? वाई आर यू नॉट एक्सप्लेनिंग अबाउट इट? बस कोई भी अखबार वाला छाप देगा और आप उसको आके, एक चेयरमैन साहब उसको आके एक लाइन में बोल देंगे भाई ये आंकड़ा नहीं है, बस ये नहीं है, ठीक है, आप बिलीव कर लो। कमाल हो रहा है। युवाओं को क्या समझ रखा है? आप भाई सामने आओ और इस चीज को बताओ। आपको खुद अब तक बता देना चाहिए था कि आपने एचसीएस क्यों कैंसिल किया। बताएं कितने लोग इन्वॉल्व थे, बताएं कौन कौन इन्वॉल्व था, बताएं नागर अकेले ने ये पूरा कांड कैसे किया। यदि आपकी ये स्टोरी है तो वो स्टोरी लाइन पूरी की पूरी हमें आके बताएं, हम सुनना चाहते हैं। हम जनता हैं, हमने आपको चुन के भेजा है और हम चाहते हैं कि आप हमें पूरी अपनी स्टोरी लाइन बताएं, फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं हमें बिलीव करना है कि नहीं करना है। एटलीस्ट कन्विंस अस। है नहीं ना ऐसा, तो वो क्या करें, युवाओं को बेवकूफ बनाना और युवाओं को बेवकूफ समझना छोड़ दें। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, ऐसी बातें, कमाल हो रही है। ऐसी बातें कर रहे हैं, कथनी और करनी में कुछ तो रखे ना, इतना मिसमैच थोड़े ना होता है, राइट? वही है कि असल गड़बड़ जिन्होंने करी है, देखो वो लोग वही होंगे जिनका नागर से कांटेक्ट था, पहली चीज, जिनकी ओएमआर और उसमें गड़बड़ मिली है, कार्बन कॉपी में मिसमैच हुआ है, वो लोग हैं। वो लोग तो सीधे तौर पे बाहर होने चाहिए, डिब्बार होने चाहिए, उनको आगे एग्जाम ना देना दिया जाए। उनके लिए जो सजा निर्धारित करते हैं, मिनिमम सजा है डिबार, तो एग्जाम से दो बार के लिए एटलीस्ट उन्हें डिबार किया जाए। उसके बाद सरकार देखे कि उन्हें और क्या सजा दे सकते हैं, क्या नहीं। और जो इनमें से नेता मंत्रियों के बच्चे हैं, इन्वॉल्व हैं या अधिकारियों के हैं, उनके लिए तो स्पेशल मेजर के चलते सजा होनी चाहिए, उनको तो देखकर होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं। यदि वो ऐसी चीज करते हैं तो आम आदमी से आप क्या बिलीव करते हो? सारा का सारा मतलब सारी ईमानदारी आम आदमी दिखाए और जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं वो कुछ ना करें। बाकी जो ये पेन मिसमैच और ये सब कुछ होगा, वो मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि वो कुछ होना चाहिए, क्योंकि पेन सबके अपने खुद के थे, वो 2-2, 3-3, 10-10 पेन यूज कर सकते हैं, तो दैट वाज नॉट एन इशू। इसके बाद ना देखो, एक तो ईमानदार होना और एक ईमानदार दिखाना, ये दो विभिन्न चीजें हैं, डिफरेंट चीजें हैं। आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार होने का नाटक कर रहे हैं, दो चीजें हैं। आप ईमानदार हैं तो हम आपसे ये होप रखते हैं कि आप जो भी ईमानदारी और निष्पक्षता वाली चीजें हैं वो करेंगे।
रश थ्रू नहीं करेंगे, चीजों के बीच में से फटाफट चीजें करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप चीजें ठीक से करेंगे, फेयर करेंगे, और वो मैं आपको बोलती हूँ कि वो अपने आप ही कन्वे हो जाता है। यदि आप ऐसे स्टेप्स उठाएंगे तो युवा अपने आप ही कन्वे हो जाएंगे, सेंसिटाइज हो जाएंगे, समझेंगे कि सरकार ये कर रही है। लेकिन सरकार बिना करे, ये चाहे ईमानदारी का नाटक करके कि हमने ये कर दिया है एंड प्रेज अस फॉर दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ऐसा नहीं हो सकता है, आपको करना पड़ेगा, असल में करना पड़ेगा, धरातल पे करना पड़ेगा, तो हम बिलीव करेंगे, बोलने से बिलीव नहीं करेंगे। आज ये आज का तो नहीं, पता नहीं, मुझे किसी ने भेजा था, मैंने पढ़ा था, ये सीएम साहब ने एक चीज बोली कि हरियाणा की जो सरकार है वो 5S एजेंडा पर चल रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान। इज इट? डू यू वांट अस टू बिलीव इट? शिक्षा, ओ माय गॉड, पहला आपने शिक्षा बोला है। नो, वी डोंट बिलीव इट। विधानसभा में आप 38,000 से ज्यादा वैकेंसीज बता चुके हैं, भरी नहीं जा रही हैं, रेगुलर टीचर्स नहीं है। शिक्षा, आर शिक्षा मंत्री इज सेइंग समथिंग। करनाला के वो ऐसे बयान देते हैं जिनको सुनकर हमें शर्म आ गई। ठीक है, संविधान में लिखा है, ठीक है, नेता का पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन उसी चीज को बोला जा सकता है अच्छे तरीके से। ये थोड़े कि, खैर छोड़ते हैं उस चीज को। अब क्या है, हम बहुत सारे इसमें सुझाव भी देना चाहते हैं। सुझाव ये है, पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 25% एटलीस्ट हरियाणा जीके आए। मैं चाहती थी कि हरियाणा जीके का एक सेपरेट पेपर आए, लेकिन चूंकि 100 मार्क्स का सेपरेट पेपर आया, लेकिन चूंकि ये एडवर्टीजमेंट अभी भी बरकरार है, तो इसमें जो 100 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा उसमें 25% हरियाणा जीके पूछी जाए कम से कम। इस बार आपने हरियाणा जीके नहीं पूछी थी, इसलिए बाहर के कैंडिडेट्स का भारी मात्रा में चयन हो रखा था। इससे पहली बार भी 1/3 फाइनल सिलेक्शन हरियाणा से बाहर के नॉन हरियाणा कैंडिडेट्स के थे। ठीक है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, अखंड भारत है, सब मैं मानती हूं, लेकिन जैसे और राज्य अपने अभ्यर्थियों का, अपने युवाओं का इंटरेस्ट सेव करके चलते हैं, वैसे हरियाणा क्यों नहीं ऐसा करता है? पंजाब में भी तो पंजाबी करी होनी चाहिए 10वीं से। राजस्थान में RAS में आपको पता ही है राजस्थान जी के कितना पूछते हैं, मतलब कितना ज्यादा पूछते हैं। हरियाणा क्यों ऐसा? हरियाणा क्यों नहीं? हरियाणा में ऐसा हो सकता है? आपने कितने सवाल पूछे आप खुद जानते हैं। 25 से 30% हरियाणा जी के पूछी जाए। दूसरा, ऑब्जेक्शन रेज करने की फीस 250 रुपए थी पर क्वेश्चन। HCS का मुझे पता नहीं, शायद HCS में और डेंटल सर्जन में यही थी 250 रुपीज पर क्वेश्चन। अब जो करेक्ट उसमें से आंसर्स थे जो बच्चों ने रेज किए, उनसे पैसे क्यों लेते हो भाई? उनके रिफंड कर देने चाहिए थे उसी टाइम पे। अब कोई 4 क्वेश्चन लगा रहा है, उसके तो सीधे 1000 रुपए टूट गए ना। तो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए फीस, चलिए आपने ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए फीस ले ली, नाउ एग्जाम स्टैंड कैंसल्ड, उनकी फीस वापस करो। उसके बाद I came to know that the result of dental surgeon was never declared category wise. Why is that? क्यों नहीं आपने कैटेगरी वाइज किया? इसके ऊपर मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो कैटेगरी वाइज आपको रिजल्ट देना चाहिए था। एंड फोर्थ थिंग इज, बड़ी महत्वपूर्ण चीज, चौथी चीज वो ये कि HCS प्रीलिम्स और HCS मेंस के रोल नंबर सेम रखे जाएं। आप रोल नंबर चेंज ना करें। आप जो प्रीलिम्स में रोल नंबर देते हैं वही मेंस में आप रोल नंबर रखें, आप उनको अलग अलग ना करें। हमें पता नहीं चलता है मेंस के रोल नंबर देख के कि इस बच्चे ने कभी प्री दिया भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसका पीछे कुछ रहता ही नहीं। तो आप ये एक्सरसाइज करते क्यों हैं? ये मेरे समझ से बाहर है। एक रोल नंबर आपने दे दिया, ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स उस रोल नंबर के साथ अटैच्ड है, सब कुछ है, तो वही रोल नंबर आगे चलने दें। यूपीएससी भी तो ऐसे ही करता है। आप नया रोल नंबर क्यों देते हैं? कारण क्या उसका? फिर नए रोल नंबर के साथ वो पुरानी सारी डिटेल्स अटैच करना, ये तो जो ये मुझे लगता है कुछ नहीं है, करप्शन करने के नए नए तरीके हैं। इन तरीकों को प्लीज दूर करें और हमें एक ही रोल नंबर चाहिए प्रीलिम्स और मेंस का। इसमें कुछ अभ्यर्थी बोल रहे कि फ्रेश एप्लीकेशंस इनवाइट करें, इवेंचुअली ये हो जाएगा। पता है क्या, ये हर एक एग्जामिनेशन में ऐसे करते हैं। इट इज नॉट अ बिग डील, आइदर दे विल डू इट और यू रिक्वेस्ट देम एंड दे विल डू इट। ये बड़ी चीज नहीं है और इसको बड़ी चीज समझ के चलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया है और ये बस मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि आप यूपीएससी को इन्वॉल्व कर लें यहाँ पे। ये
हरियाणा के एचपीएससी के बस की बात लग नहीं रही है, और हमें एचपीएससी के ऊपर भरोसा नहीं है। हम नहीं जानते कि यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व था। हरियाणा का हर दूसरा युवा ये बोल रहा है कि अकेला नागर इन्वॉल्व नहीं था। कॉमन सेंस की बात है, हरियाणा सरकार युवाओं का पागल बनाना और युवाओं को पागल समझना छोड़ दे। यहाँ पे ये सब कुछ डन एंड डस्टेड। नाउ वी विल टेक क्वेश्चंस। मैं आपके क्वेश्चंस दूंगी, आपको जिस भी भर्ती के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछना है अब आप मुझे लिखें, और अब मैं उनके जवाब देती हूँ। और मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगी। कारण उसका ये है कि मैं मेल्स चेक नहीं कर पा रही हूँ, काफी दिन हो गए, तो वो मेल्स बड़ा पेंडिंग और बहुत ज्यादा इकट्ठे होते चल जा रहे हैं। तो मुझे लगा क्वेश्चन आंसर सेशन हम लाइव कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, और उससे बाकी लोगों की भी सिमिलर सी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। क्लर्क की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से हो, जो फर्जी तरीके से लगे हैं उनकी जांच हो। बिल्कुल होनी चाहिए, जब दोबारा से रिजल्ट बन रहा है तो जांच होनी चाहिए, और ये मेरे ख्याल से होगी भी। बेबे हरियाणा पुलिस में कुसी होगी, ये मुझे समझ नहीं आया क्या है। संदीप सांगवान जी दोबारा लिखे, मैम रेडियोग्राफर के बारे में प्लीज कुछ बता दीजिए। रेडियोग्राफर में तो वही 2 इयर्स वाले कर दिए ना, एलिजिबल ITI वाले बाहर कर दिए, तो आ जाएगा रिजल्ट। बहन जी टीचर्स भर्ती कब तक आएगी? टीचर्स भर्ती है खुद से निकालने के मूड में लगता है नहीं, इलेक्शन ईयर में भर्तियां आएंगी इनके हिसाब से। तो टीचर भर्ती के लिए तो मुझे लगता है बड़े व्यापक स्तर पे आंदोलन की जरूरत है शिक्षकों की भर्ती के लिए। तो वो हम देखते हैं कब प्लान करते हैं। हरियाणा ग्रुप डी डिपार्टमेंट चेंज पोर्टल करे सरकार, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट। बिल्कुल होना चाहिए ये। और पुलिस विभाग में मैं उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगी, भैया जो पुलिस विभाग में, तुम इतना दिल क्यों तोड़ते हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? फिनाइल पी के बैठ गया हो बच्चा, इससे अच्छा तो वो छोड़ के चला जाता, सीधा लिखता सीएम को, सीधा लिखता उस बच्चे को जिसको भी लिखना है, गृह मंत्री अनिल विज को एक लेटर लिखता, पेश हो जाता वहां पे जाके, बड़े अधिकारियों को लिख देता, IG को लिख देता, 4-5 जगह CC कर देता और चला जाता अपना छुट्टी पे। मरने के बजाय, मरना कोई समाधान है क्या? तुम मतलब मर के तुम किसका नुकसान कर रहे हो? उनका नुकसान हुआ जिनके यहाँ तुम काम कर रहे थे, जिस अधिकारी के नाम लेके तुम मर रहे हो या कुछ भी हो फिनाइल पे रहो, उनका किसी का नुकसान हो रहा है? तुम किसका नुकसान कर रहे हो? अपना खुद का, अपने जीवन का, अपने जीवन को अपमानित कर रहे हो, और अपने पेरेंट्स का। पीछे से कौन क्या इतनी मुश्किल से पाला पोसा बड़ा किया, नौकरी लग गया, छाती चौड़ी करके बता रहे हैं बाहर कि हमारा बच्चा नौकरी लग गया, और बच्चा क्या कर रहा है? लड़ना सीखो। मैं ये नहीं कहती, मैं देखो मेरी संवेदना है आपके साथ पूरी पूरी। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहिए, हर इंसान के ना जीवन में, हर इंसान के जीवन में दुख है, ये मान के चलना। तुम्हें ये लगता होगा श्वेता के जीवन में दुख नहीं है, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, हद से ज्यादा दुखों का पहाड़ हो सकता है किसी किसी के जीवन में। लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है ना, वो मैटर करता है। हर हैप्पीनेस किसी को ऐसे प्लेट में सजा के नहीं मिलती है, खुशियां किसी को प्लेट में सजा के नहीं मिलती है। हैप्पीनेस इज अ चॉइस। आपको हर दिन सुबह उठ के डिसाइड करना पड़ता है कि आज मैं खुश रहूंगा या मैं खुश रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए दिन भर में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसका डटकर सामना करूंगा या करूंगी। मुझे करना ही है, मुझे खुश रहना है, मुझे अपने साथ वालों को खुश रखना है, मुझे अपने परिवार को खुश रखना है। हाँ, ऐसे मौके आ जाते हैं जब हम गुस्सा भी कर लेते हैं, जब, क्योंकि हम इंसान है, सारे इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, सब कुछ है, तो वो दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। कठिन परिस्थितियां भी हैं, तो कठिन परिस्थितियों में भी ये देखो, वो परिस्थितियां तुम्हें धैर्य रखना सिखा रही हैं। धैर्य रखो, और जब लगे कि अब ये मेरी सीमा आ गई है और इससे ऊपर मैं नहीं रख पाऊंगा, तो खुद को नुकसान मत पहुंचाओ, बाहर निकल जाओ उससे, और ये देखो कि अब ये प्रॉब्लम है मेरे सामने और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तुम अपनी प्रॉब्लम से ही सोल्यूशन मांग रहे हो, तुम्हें जो प्रॉब्लम दे रहा है तुम उसी से ही छुट्टी मांग रहे हो। प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन कैसे देगी? सोल्यूशन कैसे मिलेगा? सोल्यूशन तो तब मिलेगा ना जब तुम उसकी आवाज इधर उधर जाके उसकी सारी की सारी कहानी कारस्तानी सबको बताओगे। और जब तुम ठीक रहोगे तो क्यों नहीं चीजें ठीक होगी? मुझे लगता है कि चीजें समय के साथ हो जाती हैं। माय सिस्टर, ओहो निकल गया मैम, टीजीटी इंग्लिश का कुछ होगा? कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग बता रहे थे ना। टीजीटी इंग्लिश क्या रहा मुझे ये बताना। मैडम जी पीजीटी संस्कृत के बारे में बताइए। पीजीटी संस्कृत तो अति राजनीति की शिकार हो गई ये भर्ती मतलब सबसे ज्यादा दुख मुझे बीजेपी के कार्यकाल में जो अब तक ये चले हैं 2014 से, सबसे बड़ा दुख मुझे पीजीटी संस्कृत का रहेगा, क्योंकि ये भर्ती इतनी बढ़िया तरीके से हुई थी, इतनी फेयर थी, इसमें इतनी महिला कैंडिडेट्स थी, इतना ज्यादा SC का बैकलॉग था, और ये अकारण इन्होंने रद्द कर दी बिना बात के। अगर ये इन बच्चों को लगा देते, इन युवाओं को लगा देते, इनको इतनी दुआएं मिलती ना, और इनको मतलब इतनी रिस्पेक्ट मिलती। पीजीटी संस्कृत मतलब सबसे ज्यादा गलती की है इन्होंने,
गुनाह किया है पीजीटी संस्कृत के साथ। इसके बारे में कुछ मतलब इसके क्या बोलूं, मेरे हाथ में होता पीजीटी संस्कृत वालों को लगा देती। पता नहीं ये क्या सोच के चल रहे हैं, क्या था ये, लगा सकते थे इन्हें। मैम प्ले स्कूल में वैकेंसीज कब आएंगी? नो आइडिया एट ऑल। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ना एनईपी, जो प्ले स्कूल और आशा वर्कर्स इन्वॉल्व इन ऑल, मैं उसको अप्रूव ही नहीं करती हूँ यदि मेरी चले तो। ये जो बाहर जेबीटी के पीआरटी के बच्चे बैठे ना एस्टेट क्लियर करे हुए, इन लोगों को पढ़ाना चाहिए छोटे बच्चों को, ना कि आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को। पता नहीं ये शिक्षा को समझ के आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं इस चीज को। मैडम वी शुड फाइल PIL इन हाई कोर्ट। ओ चला गया मैसेज, दोबारा लिखना। सीईटी की फाइनल डेट चाहिए हमें, वो भी विद इन अ वीक। हर बार पोस्टपोन कर नाटक चाहिए। करण सिंह आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, सीईटी का ना नाटक सा ही चल रहा है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। और आज तो ये लग रहा है कि भाई पंचायत चुनाव हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें अधर में लटक सकती है। पता नहीं क्या रहेगा, दोनों चीजें इकट्ठी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वी डोंट नो। तो हम अपनी वॉइस ही रेज कर सकते हैं मेरे भाई, और क्या कर सकते हैं, यही करेंगे। VLDD सीईटी में इंक्लूड, व्हाट इज VLDD? VLDA होना चाहिए, हाँ वो सीईटी में रहेगा और कहाँ रहेगा। ग्रुप सी और डी की तो सारी सीईटी में रहेंगी। व्हाट अबाउट द ITI इंस्ट्रक्टर फाइनल रिजल्ट्स? ITI इंस्ट्रक्टर के कुछ रिजल्ट्स आ चुके हैं। ITI इंस्ट्रक्टर्स के जितने रिजल्ट पेंडिंग है, बताया जा रहा है कि कोर्ट में केस चल रहा है, उनके ऊपर कुछ स्टे वगैरह है। ये मुझे आप क्लियर करके बताना कि ऐसा कुछ है या नहीं है। ITI वालों के काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें क्लियर स्थिति नहीं बता रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर स्थिति तो करो कि क्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसी है। याद करो PTI मैडम भूपेंद्र सिंह रोहिला, मैं जानती हूँ PTI ड्राइंग टीचर। देखो इतने सालों बाद किसी को हटाना ना, ये बड़ा गलत फैसला था। मतलब मेरे को इसके बारे में क्या बोले, जब सुप्रीम कोर्ट इन्हें बार बार कह रहा था कि आप सोचें, आप क्या ये चाहते हैं कि ये बाहर निकल जाए। जब सुप्रीम कोर्ट बार बार ही कह रहा है और उसमें हरियाणा सरकार अड़ी हुई है सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स के चलते कि हाँ पिछले सरकार को बदनाम करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसी हमारी भावना होती है वही भावना हमारे पास लौट कर भी आती है। हम जैसे रखें, ठीक है पॉलिटिक्स है, ठीक है कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है बीजेपी को कांग्रेस को ब्लेम करना है, कांग्रेस को बीजेपी को ब्लेम करना, वी ऑलरेडी नो दैट। लेकिन आप उसके बीच में ना जो ऑनेस्ट लोग होते हैं, जो भी मतलब कर्मचारी, उनको मत आपस में वो करें, भिड़वाएं, लड़ाएं या उनके साथ वेंडेटा निकालें, ये गलत है। आप ठीक है, आप एक दूसरे की पॉलिसीज पे करते रहो जो करना है। अब ये देखो, मैं कल परसों गई थी मैं डिबेट पे, MH1 न्यूज हरियाणा, फोनो डिबेट थी मेरी, मेरा नेट नहीं चल रहा था, फोन से कनेक्टेड थी मैं। तो उसमें जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो बेरोजगारी मान ही नहीं रहे हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी है। मेरा इसलिए मन नहीं करता न्यूज चैनल पे बैठने का। क्या बैठे भाई न्यूज चैनल के ऊपर, तुम मान के देते हो नहीं हो बेरोजगारी, कहते CMI फर्जी है, CMI कांग्रेस का। अरे कमाल होगी, कांग्रेस का तो सेकंड नंबर पे राजस्थान, कांग्रेस का स्टेट कैसे आ रहा है? तुम कांग्रेस का हो, जजपा का हो, इनेलो का हो, आप का हो, डोनाल्ड ट्रंप का हो, भाड़ में गया। तुम ये बताओ बेरोजगारी है कि नहीं है, हाँ या ना? उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते, गोल गोल कर देंगे, कांग्रेस के टाइम पे हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ, कांग्रेस वाले कहेंगे तुम्हारे टाइम पे हो रहा है, ये हो रहा है। हर एक डिबेट को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करके छोड़ देते हैं। जो इशू एट हैंड होता है ना, जो भी चीजें एट हैंड होती है उसके बारे में कोई कुछ बोलता ही नहीं है। यदि कोई छुट्टी के दिन भी एब्सेंट लगा दे तो क्या करें जी? छुट्टी के दिन एब्सेंट लगा दे तो विरोध करो उसका, बड़े अधिकारियों को लिखो, पूछो उनसे क्यों करा। लिखित में हर एक चीज करो, वर्बली मत करो। लिखित में थोड़े कमजोर मत रहो, सॉरी, लिखित में मजबूत हो जाओ, वहां पे पूछो तो फिर वहां पे फिर वो भी थोड़े डरेंगे कि भैया ये लिखित में बोलता है। मैडम जी आई हैव sent you all PIL related detail on your email मैडम। मोहित राठी, PIL किस रिगार्डिंग, आप ये मुझे बताइए। बहन जी ITI स्टे ओनली ऑन ज्वाइनिंग, HSSC अपना काम तो करे, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, ज्वाइनिंग स्टे बेस पर फाइनल रिजल्ट क्यों रोक रखा? स्टे है तो स्टे प्रोसेस पर है क्या, ये भी बताएं प्लीज मैम, वंस लुक एट दिस। मोहित राठी जी PIL किसके रिगार्डिंग आप बोल रहे हैं PIL? और यदि आप HCS और डेंटल सर्जन के रिगार्डिंग बोल रहे हैं तो PIL एडवाइज नहीं करूंगी मैं कहूंगी कि रिट पिटिशन डाल दो। एग्रीव्ड हो ना आप लोग, रिट पे जल्दी सुनवाई होती है। PIL सालों साल चलती रहती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकता है, इसके ऊपर मैं मना नहीं करी कि नहीं डाल सकता, लेकिन अगर रिट डालेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। दूसरी चीज, क्यों ना सभी मिलकर RTI लगाएं। मैं एग्रीव्ड नहीं हूं, मैंने एग्जाम नहीं दिया है,
ठीक है, लेकिन मैं दिल से इस एग्जाम से जुड़ी हूँ क्योंकि मैंने बहुत साल इस एग्जामिनेशन को दिए हैं, इस प्रोसेस को दिए हैं। तो क्यों ना हम आप लोग सारे जितने भी एग्रीव्ड हैं, सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड जो थे इस प्रोसेस में, क्यों ना आप लोग आरटीआई लगा के ये चीज पूछें, क्यों ना एक क्या कहते हैं बार बार इनको ट्वीट किया जाए, क्यों ना इनको लेटर्स लेके जाए सीएम हरियाणा को, एचपीएससी को, गवर्नर हरियाणा को, चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को, विजिलेंस को, सबको लिखो ना, क्या दिक्कत है, रिटर्न में मांगो जवाब। ग्रुप डी डिपार्टमेंट चेंज आखिर कब मैम? भाई एक बात बताओ मुझे, मतलब कितनी बार इस चीज के लिए लिखें, मतलब ये तो ढीठ है कि भाई इस चीज को नहीं कर रहे हैं, तो दोबारा इस चीज के लिए बोलती हूँ फिर, और क्या कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नो आइडिया एट ऑल। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो रखी है उसी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। उन्होंने उसी में ही 37.5 में से जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया था उसमें 35 नंबर दे रखे हैं, जिसमें ना बच्चे ने पीएचडी कर रखी है, ना डीलिट है, ना डीएससी है, ना ओलंपिक मेडल विनर, कैसे दे रखे हैं। तो इनकी तो पिछली वाली क्वेश्चन मार्क लगने वाला उसके ऊपर बहुत बढ़िया। मैडम अगर कोर्ट ने कोई रिकॉर्ड प्रिजर्व करने के लिए ऑर्डर पास किया हुआ है तो उसके बाद भी रिक्रूटमेंट एजेंसी रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दे तो कुछ नहीं होता है रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर। रिक्रूटमेंट एजेंसी को फटकार लगेगी और उनको फाइन लगा दिया जाएगा। ये है मोडस ऑपरेंडी। आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रू इट, आई नो इट वेरी क्लियरली। जब इनको जो ऑर्डर लिखे होते हैं ये कुछ भी बहाना बनाकर अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दे तो जो पिटिशनर रहता है जिसने ये करवाया होता है उसको वो दिलवा देते हैं थोड़ा मॉनिटरी कंपनसेशन, उनके ऊपर फाइन लगा देते हैं, उनको फटकार इतनी बढ़िया लगाते हैं कि पिटिशनर को थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ कुछ किया, अदरवाइज नथिंग हैपन्स। सुनील कुमार, मैंने बता दिया है ग्रुप सी और डी की पोस्ट सीईटी में इंक्लूडेड हैं। 39,000 पोस्ट वैकेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स। यस आई ऑलरेडी नो दिस। मोहित राठी जी। सुमन, दिव्यांगों को भी 4% की सीट दिलवाई जाए, ये आपने कोर्ट में लगा रखा है मैटर, और ये कोर्ट के द्वारा ही मुझे लगता है डिसाइड होगा, क्योंकि इनका खुद का दिल तो कर नहीं रहा है डिसाइड करने का। कौशल रोजगार क्या है ऋतु जवलिया? कौशल रोजगार सरकारी ठेका प्रथा है और कुछ नहीं है। और बताया जा रहा कौशल रोजगार निगम में भी कई लोगों की सैलरी नहीं आई है 2-2, 3-3 महीने से, ऐसा भी हो रहा है। तो ये भी मुझे कंफर्म करें, मुझे कहीं से पता चला था। मोनिका खुशवाहा, आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती पर क्यों नहीं लाइव आकर बोलती हूँ? आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती पर क्यों नहीं लाइव आकर बोली? कितनी बार बोली हूँ, और आप लोगों ने कितनी बार उसके बारे में क्या क्या नहीं लिखा है? सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड सबने ही, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, जो रेगुलर थे, सबने ही। और इसके बारे में मैंने आपको कितनी राय दी थी, क्या क्या कहा था और क्या क्या लिखा था। आप पहले खुद इसके बारे में ना जानकारी ले लें कि मैंने इसके बारे में कितनी बार बोला है, अंदर भी मैं क्या बोलकर आई थी, और अब क्यों नहीं आपके रिजल्ट आ रहे हैं, ये भी मैंने इसी लाइव में पहले बोल दिया है। मैम मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एग्जाम दिया था, 2 सेंटर थे, फरीदाबाद एंड अंबाला। फरीदाबाद में किसी का पेपर क्लियर नहीं हुआ और अंबाला में सबका क्लियर हो गया। संदीप वशिष्ठ, ओ माय गॉड, कितने कैंडिडेट्स थे इसमें। और ये भी एक बात है कि बड़ा मुश्किल है इस चीज को प्रूव करना। बट देन ऑल्सो कितने कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन दिया, लेट्स सी क्या चीज है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इसके बारे में। ऐसा ईमेल में डी नोटिफाइड ट्राइब से रिलेटेड बात कीजिए। डी नोटिफाइड ट्राइब्स का ऐसा है कि उन्हें अब रिजर्व्ड कैटेगरीज का बेनिफिट मिल गया है। आप एक ही बेनिफिट ले सकते हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज का या फिर 5 मार्क्स, दोनों बेनिफिट्स इकट्ठे नहीं मिल सकते। ये चीज अब गवर्नमेंट की जो भी अधिसूचना निकली थी, आई बिलीव वही बोलते हैं उसे, जो भी अनाउंसमेंट निकली थी उसमें हो गया है ये क्लियर। तो इसमें आप मेरे से क्या जानना चाहते हैं वो लिखें। ऋतु जवलिया, मैम आप बहुत अच्छी हो, सबकी सुनती हो, धन्यवाद मेरी बहन। मैम आप नवीन जय हिंद के साथ कोलैबोरेट करके बेरोजगारों की आवाज उठाएं प्लीज। मैं किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रही हूँ मेरे भाई, मैं इंडिपेंडेंट अपनी आवाज उठा रही हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ भी कोलैबोरेट नहीं करे बिना आवाज उठाती हूँ ना, तब भी मुझे जोड़ दिया जाता है। तो वो चीज ठीक नहीं है। और पता है वो ना मुहिम को इफेक्ट करती है। आज मैं यदि किसी के साथ, मैंने एक बार एक छोटी सी गलती कर दी थी जब हमारा HCS का था, तो तब से बड़ा वो इशू उठा था। तो ये है कि मैं जो भी मेरे को जानकारी होगी मैं बोलूंगी, जो भी और लोग बोल रहे हैं उन्हें यदि तथ्यों की जरूरत है तो मैं तथ्य प्रोवाइड करूंगी। मेरा बैक सपोर्ट रहेगा पूरा बेरोजगारों के लिए। लेकिन यही है कि मैं अपनी मुहिम, मतलब कैसे, नवीन जय हिंद भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से संपूर्ण शुभकामनाएं, और संपूर्ण उनको कोई भी तथ्य वगैरह की जरूरत होगी मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं।
तो ये मेरा स्टैंड रहेगा इस चीज के ऊपर। Boycott socio-economic marks. Socio-economic marks must be given only to those who are really needy. जो विधवा हैं या जो फादरलेस हैं उनको दे दो। उसके बाद जो सोशियो इकोनॉमिक दिए जा रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट जॉब के दिए जा रहे हैं खास करके, उसका तो मैं संपूर्ण रूप से विरोध करती हूँ। और उसमें भी ये कभी बोलते हैं 5 देंगे मैक्सिमम, कब बोलते हैं 1 हेड के 2.5 नंबर, या कभी बोलते हैं 2 बार जुड़ेंगे। तो वो अभी तक क्लियर नहीं है, उसके बारे में आप नहीं कुछ भी बोल सकते क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है उस बारे में। वो ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई ये हमने सीएम साहब के संज्ञान में बात डाल दी है, जो कैबिनेट के सामने रखी जाएगी, अप्रूव होने के बाद ये नई पॉलिसी आ जाएगी। सो वी डोंट बिलीव इट कि 2-2 बार, मुझे भी लग रहा है कि 2-2 बार सीईटी के नंबर नहीं जुड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं, यदि इनका ऐसा कुछ भी आता है तो पूरा विरोध करेंगे। सीईटी के नंबर भैया सिर्फ इनको ही दे दो। और इन गरीबों की के लिए आपने ईडब्ल्यूएस दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर इनकी लाइफ और भी आसान करनी है तो आप इनके लिए मुफ्त कोचिंग दें, आप इनके फॉर्म के पैसे ना लें बिल्कुल भी। आप जिस दिन एग्जामिनेशन हो इनसे बस का किराया ना लें, इनके रुकने की व्यवस्था की जाए। आप ऐसा कर सकते हैं। आप नौकरी के लिए जो कंपटीशन है उसमें एज नहीं दे सकते हैं, वो आई एम सॉरी बहुत गलत है। और एज देने के बाद फिर अपना कॉलर ऊपर करके आप ये नहीं बोल सकते कि हमने मेरिट पे भर्ती करी। इट इज नॉट मेरिट, इट इज एंटी मेरिट। आप एक इंसान को पहले ही एज दे रहे हो, उसको 5 नंबर फालतू देके, तो वो मेरिट कहाँ से हो गया? वो समझ ही नहीं आता है। पता नहीं कौन लोग है ऐसी करे जा रहे हैं। सुरेश कुमार, थैंक्स सिस्टर। मैडम एएलएम का मुद्दा क्वालिफिकेशन, एएलएम का ऐसा है कि ना भाई क्लैरिटी नहीं है एएलएम के ऊपर। एएलएम में आईटीआई मांगा गया था, आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई प्लस हायर क्वालिफिकेशन, ये कर सकते हैं। ओनली हायर क्वालिफिकेशन इट इज नॉट क्लियर, और इसको कोर्ट क्लियर करेगा। मैं आपको पहले भी कह रही थी कि आप कोर्ट से ये पूछें तो वो बेहतर इसको क्लियर कर पाएंगे। सेम ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सुनील कुमार बार बार पूछे जा रहे हैं, मैडम जी वीएलडीडी सीईटी में इंक्लूड है क्या? वीएलडीए पूछ रहे हो मेरे भाई, वीएलडीडी क्या है इसको पूरा इलाबोरेट करें। और यदि ये पोस्ट ग्रुप सी में है तो हाँ ये सीआरडी में है, तो हाँ ये सीईटी में है। मैम पीजीटी संस्कृत को ज्वाइनिंग दिलवा दो प्लीज। क्या बोलूं मैं कैसे दिलवा दूं ज्वाइनिंग? मैं क्या करूं बताओ, क्या कर सकती हूँ मैं और इस चीज के लिए? मोहित राठी, ऑन योर ईमेल प्लीज, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू लुक एट दिस वंस। ओके, आई विल लुक इनटू इट मोहित ब्रदर। सेम चीज चल रही है अभी। चलो मैं लास्ट टाइम दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ, आप सबको प्लीज आरटीआई लगानी है। एचपीएससी के कैंडिडेट्स, डू नॉट सिट आइडियल, ये मत आइडल, डू नॉट थिंक कि 2 महीने बाद एग्जाम है, अभी एग्जाम दे देते हैं। 1 दिन लगा लो, एक आरटीआई लिख लो, एक चिट्ठी लिख लो, सीएम को भेज दो, डिप्टी सीएम को भेज दो बस। उसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को भेज दो, एचपीएससी के चेयरमैन को भेज दो, गवर्नर ऑफ हरियाणा को भेज दो, सबको सीसी कर दो। देन उसके बाद आप विजिलेंस और एफएसएल की रिपोर्ट मांगो, आरटीआई के थ्रू मांगो। उसके बाद आपको जो भी समय लगे ट्वीट करो इन्हें लगातार, इनसे बार बार पूछो। अकेले श्वेता से कुछ नहीं होगा, मैं इसको लगातार करती रहूंगी, मैं ये वादा आपसे करती हूँ। लेकिन मुझे आपके सहयोग की भी जरूरत है, आपको ये चीज करनी पड़ेगी ताकि दोबारा से सेम चीज ना हो जाए। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे टेंटेड थे, जिसके चलते आपने प्रोसेस रद्द करी, आपने नहीं बताया कि क्यों रद्द करी, अब तक भी क्लियर नहीं हुआ है। न्यूज़पेपर्स ने 1500 लोग छाप दिए तो आप उसके डिफेंस में आ गए, नहीं 1500 नहीं थे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि क्यों रद्द किया। उसको कौन बताएगा कि कितने लोग थे, और जितने लोग थे उनका आपने क्या किया? ठीक है, आप उसकी आइडेंटिटी यदि नहीं रिवील करना चाह रहे हैं तो वो भी प्रॉपर बताएं कि आपने उन कैंडिडेट्स के साथ क्या किया है, जिससे जनता श्योर हो जाए कि हाँ अब प्रोसेस में से बाहर आ गए हैं और अब नए तरीके से प्रोसेस होगा। दूसरा, आप आयोग को ही भंग कर दें। तीसरा, आप यूपीएससी से एग्जाम करवा लें। दैट्स इट। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बिलीव करके चलती हूँ कि हम सब ये चीज करेंगे, हम इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे, हम ये चीज लिखेंगे ताकि जो अगला प्रोसेस हो वो बहुत ही क्लीन हो, साफ हो, और उसमें जो योग्य कैंडिडेट हो उसको मौका मिले। 25 से 30% हरियाणा जीके, प्री और मेंस के रोल नंबर सेम, कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया जाए, और जो ये आप 250 रुपए की पर क्वेश्चन लूट मचाते हो वो खत्म करो।
जिन अभ्यर्थियों ने पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया था उनसे दोबारा पैसे ना लिए जाएं, और जो फ्रेश कैंडिडेट्स आप इंक्लूड करने वाले हैं उसके बारे में आप जल्द से जल्द फैसला ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।